हेलो नमस्ते। मेरा नाम प्रशांत है। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद चैनल पे आने के लिए। और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्लाइमेट चेंज। इन्वायरमेंटल लॉ का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लाइमेट चेंज, और आज इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखो, क्लाइमेट चेंज को पढ़ने से पहले ना हम लोग को ये समझना है कि आखिर यहाँ से क्वेश्चंस क्या क्या आता है इन्वायरमेंटल लॉ में। देखो, इन्वायरमेंटल लॉ में यहाँ से क्वेश्चन क्या आ जाएगा आपसे। एक तो सबसे पहले आपको डिफाइन करने पूछा जा सकता है क्लाइमेट चेंज को, और उसमें ऐड किया जाएगा। देखो, इसको ना इस क्वेश्चन में आपको 3 से 4 चीज ध्यान में रखना है बस। इसमें सबसे पहले आपको क्लाइमेट चेंज पूछा जा सकता है। उसके बाद आपसे ये पूछा जा सकता है कि क्लाइमेट चेंज का भाई कॉजेस क्या है, आपको कॉज बताना है। कॉज जैसे बता दो, उसके बाद कभी कभी आपसे इफेक्ट पूछ लिया जाता है, और आप इसको कैसे सोल्यूशन इससे पूछा जा सकता है, क्या क्या मेजर उठा सकते हैं हम लोग क्लाइमेट चेंज को रिड्यूस करने के लिए। ये सब चीजें आपसे पूछा जा सकता है। और लास्ट में आपको कंक्लूजन तो देना ही है। कोई भी आंसर राइटिंग करते हो लास्ट में कंक्लूजन देना है। तो स्टार्टिंग में आपको मीनिंग या डेफिनेशन जब पूछ लिया जाए वो लिखना है। उसके बाद आपसे क्लाइमेट चेंज का कॉजेस पूछा जाएगा, फिर इफेक्ट पूछा जाएगा। और सेम इसी तरह से मैंने इस लेक्चर को भी तैयार किया है कि सबसे पहले आपको क्लाइमेट चेंज, उसके बाद कॉजेज, उसके बाद फिर इफेक्ट, एंड लास्ट में आपको पढ़ना है प्रिवेंटिव मेजर्स, है ना। देखो, क्लाइमेट चेंज को समझने से पहले आप यहाँ पे आपको 2 वर्ड दिख रहा है, क्लाइमेट एंड चेंज। तो सबसे पहले क्लाइमेट चेंज को समझने के लिए देखो, 2 वर्ड से अपने को इतना तो जरूर समझ में आ रहा है कि क्लाइमेट में चेंज हम लोग भी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं ना वर्ड, कि यार आज का ना वेदर बढ़िया नहीं है, आज बहुत गर्मी है। आज का वेदर जो सुबह का जो वेदर था ना बहुत बढ़िया था, लेकिन अभी बहुत गर्म लग रहा है। ऐसा हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं ना ये सब टर्म। आप कभी कभी ये भी सुनते हो कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। मतलब आप कभी कभी ये भी सुनते हो ना, अंटार्कटिका में, आर्टिक में आइसबर्ग या फिर जो आइस है ना, वहां पे आइस का बहुत मोटा मोटा सीट है, वो पिघल रहा है। आप सुनते हो ना, अंटार्कटिका पिघल रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से। आप ऐसा सुनते हो, मतलब कि वहां का क्लाइमेट कोल्ड था, और यदि पिघल रहा है, मान लो कोई आइस पिघल रहा है, तो मतलब वहां पे गर्मी बढ़ रही है ना, हॉटनेस बढ़ रही है इसीलिए। तो वहां का क्लाइमेट ठंडा था, लेकिन अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे गर्म हो रहा है। इसी की वजह से वहां पे क्लाइमेट, वहां पे आइस का जो सीट है ना वो पिघल रहा है। ये हम लोग अपने जब दोस्तों से भी बात करते हैं, न्यूज में इधर उधर में हम सुनते हैं। तो यहाँ पे 2 वर्ड लिखा हुआ है, क्लाइमेट प्लस चेंज। मतलब क्लाइमेट में चेंज, देखो अंटार्कटिका में पहले क्या थी, ठंडी, अब धीरे धीरे क्या हो रही है, गर्मी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से वहां पे आप देख रहे हो ना, आइस पिघल रहा है और सी का जो लेवल है राइज हो रहा है। मान लो ये आइस है, ये पिघलेगा तो पानी बनेगा ना भाई, पानी बनेगा तो सी का लेवल क्या होगा, राइज करेगा, सिंपल। इतना अपने को पता है ना। क्लाइमेट चेंज से इसका मतलब हम लोग क्या फैमिलियर है। ऐसा नहीं कि कुछ रोबोटिक साइंस पढ़ रहे हैं हम लोग, नहीं। हम लोग जानते हैं क्लाइमेट चेंज को। क्लाइमेट चेंज का कॉजेस भी हम लोग जानते हैं, इफेक्ट क्या हो सकता है ये भी जानते हैं। और देखो, इस वीडियो में आपको ध्यान के रखना है, जैसे मैं यहाँ पे मान लो आपको कॉजेस पढ़ाऊंगा, तो कॉजेस में सिर्फ आपको ध्यान के रखना है ग्रीन हाउस गैस इमिशन। इतना सारा जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये मैंने इसीलिए लिखा है कि जब आप दोबारा इस पीडीएफ को पढ़ो ना, पीपीटी को जब दोबारा आप देखोगे और जब इसको आप पढ़ोगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। लेकिन आपको सिर्फ ये पॉइंटर ध्यान में रखना है, डिफॉरेस्टेशन, एग्रीकल्चर, ग्रीन हाउस गैस। जिससे मान लो कोई आपसे कॉजेस पूछ ले कि भाई क्लाइमेट चेंजेस का कॉजेस क्या है, आप बताओगे ग्रीन हाउस गैस इमिशन, डिफॉरेस्टेशन, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, बस ये ध्यान रखना है। उसके अंदर तो आप लिख ही लोगे क्योंकि आप ग्रेजुएट हो, आप इतने 10th 9th में तो हो नहीं, है ना। तो उसको ध्यान नहीं रखना, और ये सही तरीका भी होता है। जैसे कि आप मान लो क्लाइमेट चेंज का नोट्स बनाते हो, यदि आप क्लाइमेट चेंज का नोट्स बनाओगे तो मेरे हिसाब से जैसे मैं बनाता हूं, आप जैसे मान लो इतना मेरे पास सीट है ना, इस इतने देर इतना इतना ही पेज में क्लाइमेट चेंज खत्म हो जाना है। स्टार्टिंग में क्लाइमेट चेंज कॉजेस 4 पॉइंट, 4 पॉइंट में भी बस अपने को इतना लिखना है, ग्रीन हाउस इमिशन खत्म, दूसरा पॉइंट डिफॉरेस्टेशन, ऐसे लिखना है। फिर उसके बाद अपने को इफेक्ट लिखना है, फिर यहाँ पे देखो प्रिवेंटिव मेजर, खत्म। इतना ही पेज में हो जाएगा खत्म, नोट्स यदि बनाना है तो। मैं यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ इतना लंबा, ताकि आप दोबारा जब पीडीएफ पढ़ो तो आपका काम हो जाए। देखो, इन्वायरमेंटल लॉ पे बहुत सारा वीडियोस चैनल पे अवेलेबल है, आपको बस प्लेलिस्ट विजिट करना है और सारा वीडियोस लेक्चर आपको मिल जाएगा। अब ये 2 वर्ड है, अब ये दोनों वर्ड को समझने से पहले, क्लाइमेट चेंज को समझने से पहले आपको क्लाइमेट क्या होता है थोड़ा ये समझना पड़ेगा। और वेदर एक वर्ड हम लोग बहुत यूज करते हैं, तो थोड़ा सा हम लोग डिफरेंस भी देखेंगे वेदर एंड क्लाइमेट में, है ना।
ये दो वर्ड को थोड़ा डिफरेंस करेंगे हम लोग, समझेंगे क्लाइमेट और वेदर क्या। तो थोड़ा सा मैं पूरे डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत कुछ पढ़ना है, ज़्यादा लंबा हो जाएगा नहीं तो लेक्चर। चलो ठीक है, थोड़ा सा हम लोग ना वेदर चेंजेस को पढ़ते हैं और क्लाइमेट चेंज को पढ़ते हैं। थोड़ा सा क्लाइमेट और वेदर में बेसिकली डिफरेंस थोड़ा हम लोग देखते हैं। देखो वेदर क्या होता है, ठीक है, और क्लाइमेट क्या होता है। क्लाइमेट को पढ़ने से पहले ना आप वेदर को पढ़ो। आपको दो तीन चीजें मैं पहले भी बता दूं। टेम्परेचर आई होप आप जानते हो। प्रिसिपिटेशन में आ जाता है जब एल्टीट्यूड कम होता है तो वहां पे रेनफॉल होता है, एल्टीट्यूड ज्यादा होता है तो स्नोफॉल होता है। लेकिन स्नोफॉल और रेनफॉल दोनों को कलेक्टिवली जब हम लोग बोलते हैं तो वो क्या बन जाता है, प्रिसिपिटेशन। मतलब प्रिसिपिटेशन में आप समझ लो रेनफॉल प्लस स्नोफॉल, ठीक है। हाँ चलो ये दो टर्म समझ आए। ह्यूमिडिटी ये आपको पता है, ये ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये सब पता है ना, विंड ये सब सारा कुछ आपको पता है। नहीं पता है तो विंड हवा चलता है वो तो जानते हो। तो ये सब कुछ टर्म आपको पता है। देखो वेदर क्या होता है, कोई आपसे पूछे ना वेदर मतलब जैसे मेरे रूम का कोई वेदर मेरे से पूछेगा तो मैं क्या देखूंगा, रूम का वेदर किस चीज पर डिपेंड करता है, मतलब यहाँ के एटमॉस्फेयर में एक मिनट में लिखता हूं एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर का मतलब क्या होता है, एटमॉस्फेयर का मतलब होता है एयर। एटमॉस्फेयर का मतलब क्या, एयर। अब देखो एटमॉस्फेयर का भी कंडीशन क्या है, मेरे रूम का जो एटमॉस्फेयर है मतलब मेरे रूम का जो एयर है इसका कंडीशन क्या है। देखो इस रूम में अभी टेम्परेचर ज्यादा है जिसकी वजह से मुझे गर्मी लग रही है और देखो मेरा स्वेटिंग हो रहा है ना, पसीना निकल रहा है। पहला देखो इस रूम में हॉटनेस ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है ना। देख लो अब मेरे से यहां से कोई पूछेगा ना कि बताओ एटमॉस्फेरिक कंडीशन तुम्हारे रूम का क्या है, मेरे रूम का एटमॉस्फेरिक कंडीशन क्या है, हॉट है। हॉट है, समझ रहे हो, हॉट है। भाई समझ में आ रहा है ना। देखो वेदर जो होता है, वेदर क्या होता है, किसी भी एक एरिया आप समझ लो, ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया का शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए उस एरिया का जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होता है ना उसी को हम लोग बोलते हैं वेदर। वेदर कोई आपसे पूछे तो किसी भी पर्टिकुलर एक एरिया, जैसे मेरे रूम का एक एरिया है, इस एरिया में ये जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है ना यही वेदर कहलाएगा। ये जो मेरा रूम है भाई, आराम से समझना, धीरे से समझना, समझ में आएगा। मेरे रूम का एटमॉस्फेरिक कंडीशन मतलब अभी मैंने बताया था ना टेम्परेचर हाई है, मेरे रूम का जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है यही कहलाएगा वेदर। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी मेरे रूम का टेम्परेचर क्या है, बहुत ज्यादा है, लेकिन सुबह सुबह फिर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा तो मुझे गर्मी कम लगेगी। तो ये रूम का जो टेम्परेचर है ना ये कम हो रहा है, तो बेसिकली हम लोग क्या कह सकते हैं, कभी कम हो रहा है, कभी ज्यादा हो रहा है, कभी मीडियम में रह रहा है। तो हमारा एटमॉस्फेरिक कंडीशन, जो मेरे रूम का एटमॉस्फेरिक कंडीशन है ना, कभी ज्यादा है, कभी कम है, कभी चेंज हो रहा है। एटमॉस्फेरिक कंडीशन चेंज हो रहा है। देखो सुबह कुछ और था, रात में कुछ और है। सुबह सुबह मान लो कि बहुत ज्यादा मेरे रूम में बारिश हुआ है ना, और शाम में देखो मेरे रूम में बहुत ज्यादा कूल है, दोपहर में बहुत ज्यादा हॉट है। तो देख रहे हो एटमॉस्फेरिक कंडीशन चेंज हो रहा है। अब यही सेम चीज जब अपने विंडो से बाहर निकलोगे ना, अब विंडो से बाहर निकलो और ऑब्जर्व करो। सुबह सुबह जैसे आप निकलते हो ना, अब अपना अपना घर के आगे का जो एटमॉस्फेयर है मतलब एयर है, वहां का कंडीशन देखो। सुबह सुबह आपको टेम्परेचर बहुत कम लगेगा तो सुबह सुबह गर्मी नहीं लगेगी। दोपहर में, जैसे अभी जून के महीना चल रहा है, इसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। जैसे आप अपने विंडो से देखोगे ना, जैसे बाहर देखोगे तो आपको दोपहर में देखना मतलब आफ्टरनून में बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी। मतलब सुबह का जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन था ना वो थोड़ा कम हॉट था, दोपहर में बहुत ज्यादा है, फिर शाम में क्या हुई, बारिश हो गई। देख रहे हो कैसे एटमॉस्फेरिक कंडीशन चेंज हो रहा है, एक ही दिन में कितना बार चेंज हो रहा है। और रात में थंडर स्टॉर्म आ गया, फिर और रात में कूल हो गया टेम्परेचर। मतलब एटमॉस्फेरिक कंडीशन 4 से 5 बार चेंज हो गया एक दिन में। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, वेदर जो होता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। सुबह का वेदर कैसा था भाई, कोल्ड, दोपहर में क्या हो गया फिर हॉट, फिर शाम में क्या हो गया, रेनफॉल, रात में फिर क्या हो गया, कूल। समझ रहे हो कैसे टेम्परेचर चेंज हो रहा है। सुबह सुबह बहुत सनी मॉर्निंग था, है ना, फिर देखे दोपहर में पार्टली क्लॉडी है ना, फिर दोपहर में हम लोग देखे थोड़ा सा 3 बजे के आसपास रेन होने लगा और सन भी दिख रहा है।
तो देख रहे हो वेदर जो है ये चेंज हो रहा है, मतलब एटमॉस्फेरिक कंडीशन चेंज हो रहा है। हमारा जो एटमॉस्फेयर है ना, इसमें कंडीशन चेंज हो रहा है, कभी बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है और रात को बहुत ज्यादा ठंडी लग रही है। आई होप वेदर क्लियर हो गया होगा। वेदर ऐसा फेनोमेनन है, ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। सुबह कुछ और था, शाम में कुछ और है ना। लेकिन एक बात बताओ मेरे को, अंटार्कटिका में ऐसा होता है क्या सुबह गर्मी और रात को ठंडी? नहीं, वहां पे थ्रू आउट द ईयर गर्मी ही रहता है भाई, है ना। सालों भर लगभग, सॉरी गर्मी नहीं, ठंडी, सालों भर वहां पे ठंडी रहता है ना। और एक जब आप 10 साल 20 साल 30 साल का वहां पे देखोगे ना, 30 साल 20 साल का जो वेदर देखोगे, एक एवरेज वेदर कंडीशन यदि आप देखोगे अंटार्कटिका का, लगभग 30 साल की मैं बात कर रहा हूं, तो आपको नजर आया कि लगभग हमेशा यहां पे तो ठंडी ही रहता है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि अंटार्कटिका का जो वेदर कंडीशन है थ्रू आउट द 30 पीरियड ऑफ टाइम, 30 पीरियड ऑफ, आप बोल सकते हो टाइम, मतलब लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, 30 साल कम नहीं होता भाई, बहुत ज्यादा होता है। 30 ईयर ऑफ टाइम, है ना, 30 ईयर, 30, आप ईयर पीरियड जो बोलना बोल सकते हो। मैं एक बार हिंदी में आपको बोलता हूँ, अंटार्कटिका में लगभग 30 साल से वहाँ का जो वेदर कंडीशन आप देखो ठंडी है। जब लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पे वेदर हम लोग देखते हैं ना, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पे जब वेदर देखते हैं, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पे एटमॉस्फेरिक कंडीशन देखते हैं, वेदर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक कंडीशन। एटमॉस्फेरिक कंडीशन कोई पूछे तो अभी जस्ट मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया। तो एवरेज वेदर कंडीशन ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत लंबे समय तक का जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होगा, लंबे समय तक का जो वेदर कंडीशन होगा, उसी को हम लोग बोलेंगे क्लाइमेट। तो अंटार्कटिका का जो क्लाइमेट है बहुत लंबे समय तक कैसा है भाई, कोल्ड। ये देखो यहां पे आपको दिखेगा अंटार्कटिका, ये देखो, देखो ये सब पोलर रीजन है ना। तो इधर का जो क्लाइमेट है ना, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, पोलर क्लाइमेट, है ना भाई। इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, पोलर क्लाइमेट। देखो जब आप इसको देखोगे ना, अच्छा ये जब मैं क्लाइमेट बोल रहा हूं ना, ये लंबे समय तक, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्लाइमेट कैसा होता है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। देखो यहाँ पे देखो, मॉर्निंग सुबह सुबह में, फिर उसके बाद पार्टली सनी हो गया, फिर पार्टली क्लॉडी हो गया, फिर सन एंड रेन। देख लो कैसे चेंज हो रहा है। लेकिन जो क्लाइमेट होता है ना, वो जल्दी से चेंज नहीं होता, बहुत लंबे समय बाद चेंज होता है। ठीक है भाई, बहुत लंबे समय बाद चेंज होता है क्लाइमेट। तो क्लाइमेट जो फेनोमेनन है ना, ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, लेकिन वेदर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। आई होप आपको क्लियर होगा। जैसे ये देखो, यहां का क्लाइमेट कैसा भाई, रेन फॉरेस्ट। कैसा है, रेन फॉरेस्ट। अब यहां का देखो, यहां का डेजर्ट वाला क्लाइमेट है, मतलब सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है ना। यहां पे भी देखो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। तो इस तरह से आप यहाँ पे, मैंने जब पीडीएफ में दूंगा तो आप देख सकते हो किस रीजन में, वर्ल्ड के किस रीजन में कौन सा क्लाइमेट है, वर्ल्ड के किस रीजन में कौन सा क्लाइमेट है, आप देख सकते हो। और ये जो क्लाइमेट है ना, एक लंबे समय तक के लिए होता है। ऐसा नहीं कि सुबह ठंडी था तो रात में गर्मी हो जाएगी, ऐसा नहीं कि रात में गर्मी थी तो सुबह ठंडी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। ये एक लंबे समय तक के लिए होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एटमॉस्फेरिक कंडीशन फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, सीधा क्लाइमेट, खत्म। और वेदर चेंज नहीं होता है, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, अफ्रीका में बहुत गर्मी पड़ता है, हम लोग बोलते हैं ना अफ्रीका में आपको ट्रॉपिकल क्लाइमेट दिखेगा, टेम्परेट क्लाइमेट दिखता है, हम लोग ऐसा यूज करते हैं ना वर्ड। इंडिया में आपको मॉनसून क्लाइमेट दिखेगा, ऐसा हम लोग वर्ड यूज करते हैं। मतलब यहाँ पे लंबे समय तक के लिए ऐसा क्लाइमेट रहता है। चलो एक बार और मैं आपको ना, क्लाइमेट तो आप समझ गए भाई, क्लाइमेट वेदर कंडीशन ही होता है। एवरेज निकाल लेते हैं हम लोग वेदर कंडीशन, और एक लंबे पीरियड ऑफ टाइम के लिए निकाल लेते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लाइमेट। क्लाइमेट चेंज देखो, आज से आप 21,000 साल पहले देखोगे ना, तो हमारा ऐसे कोल्ड हुआ करता था पूरा अर्थ, ठीक है। ये एक अपने को, मेरे को विकीपीडिया से मिला पिक्चर, मैंने यहाँ पे लगाया, सोर्स इसका विकीपीडिया है। ये बस ऐसा एस्टिमेट करा जाता, अब क्या था ना, इधर कौन जानता है। 21,000 साल पहले कौन था, कोई था तो नहीं रिसर्च करने के लिए। खैर समझ सकते हो आप, इस एग्जाम्पल से ना बहुत अच्छे से समझ सकते हो क्लाइमेट चेंज को। क्लाइमेट चेंज को अच्छे से आप समझ सकते हो। देखो
आपको यहाँ पे ये दिखेगा, पहले देखो क्लाइमेट कैसा था, पहले का क्लाइमेट देखो यहाँ पे आपको दिखेगा कोल्ड, है ना, यहाँ पे देखो बहुत ज्यादा हॉट हो गया है। आप देखो एक लंबे समय पीरियड ऑफ टाइम में किस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। आप इसको यदि सेल्सियस में देखोगे तो 21,000 साल पहले हमारा अर्थ का जो क्लाइमेट था, देखो मतलब टेम्परेचर जो था अर्थ सरफेस का, देखो कैसा था, -12 डिग्री। लेकिन 6,000 साल पहले देखोगे, आज से मैं बात कर रहा हूं, आज से 6,000 साल पहले देखोगे तो लगभग ये 0 डिग्री के आसपास था। यहां पे देखो 0 से लेके लगभग 1 डिग्री के आसपास, 0 to 1 डिग्री के आसपास। फिर उसके बाद देखो क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहा है भाई, देखो क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहा है। फिर आप जब 2071 से 2095 तक की बात करोगे तो ये टेम्परेचर बढ़ जाएगा, है ना। तो देखो कैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है। और यहाँ पे मेरे फोटोज के नीचे देखो, यहाँ पे भी एक बहुत अच्छा पिक्चर मैंने लगाया, क्लाइमेट चेंज को ये पिक्चर्स दिखा रहा है। देख रहे हो भाई किस तरह से पूरा अर्थ हीट हो रहा है। देखो यहाँ पे एक पिक्चर है, ये पिक्चर भी बहुत अच्छे से दिखा रहा है क्लाइमेट चेंज को। पहले देखो क्लाइमेट कैसा था, लेकिन एक लंबे समय तक 10-20 साल तक में धीरे धीरे ये कैसे चेंज हो गया। पहले नॉर्मल क्लाइमेट हुआ करता था, लेकिन अब ये हॉट होने लगा। अब देख रहे हो, ये पिक्चर्स में आपको अच्छे से दिख रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको ये आइस दिख रहा होगा, ये अंटार्कटिका में आइस भी धीरे धीरे यहाँ पे क्लाइमेट चेंज की वजह से देखो क्या हो रहा है। तो क्लाइमेट चेंज आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक मैं टॉपिक पे नहीं गया हूँ, बस अभी मैंने आपको बेसिक्स थोड़ा सा बता दिया क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कि क्लाइमेट क्या होता है, वेदर क्या होता है। वेदर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्लाइमेट को समझने के लिए, क्योंकि एवरेज वेदर निकालते हम लोग लंबे पीरियड ऑफ टाइम के लिए, उसी को बोलते हैं क्लाइमेट। अब चलते हम लोग क्लाइमेट चेंज कोई आपसे पूछे तो अब आप क्या बताओगे, एक बार देख लो यहाँ पे। क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या होता है भाई, अभी जस्ट आप देखे थे लॉन्ग टर्म शिफ्ट इन टेम्परेचर पैटर्न, है ना, एंड वेदर कंडीशन। मान लो कि यहाँ का वेदर कंडीशन अभी के लिए कोल्ड है, लेकिन ये क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। ये आप इसको बोल सकते हो, ये चेंज हो गया। अब यहाँ का वेदर कंडीशन क्या हो गया भाई, हॉट। क्या हो गया यहाँ का वेदर कंडीशन, हॉट। तो हम लोग क्या बोलेंगे, देखो यहाँ का जो टेम्परेचर पैटर्न है ना, टेम्परेचर पैटर्न ये क्या हो रहा है भाई, चेंज हो रहा है। ये टेम्परेचर पैटर्न क्या हो रहा है, अर्थ का चेंज हो रहा है। तो ये जो अर्थ का टेम्परेचर पैटर्न चेंज हो रहा है ना, टेम्परेचर पैटर्न, अच्छा ये कोई 2 दिन में नहीं हो रहा भाई, एकदम लॉन्ग टर्म में हो रहा है, ठीक है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में हो रहा है, एक दिन में नहीं हो रहा है, ठीक है। ये जो हॉट से कोल्ड, मैं एग्जांपल दे रहा हूं बस, कोल्ड से हॉट के तरफ ये जो चेंज हो रहा है ना, ये जो शिफ्ट हो रहा है टेम्परेचर में, ये जो शिफ्ट हो रहा है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में, ये जो हॉट से, सॉरी कहीं कहीं पे उल्टा भी हो सकता है, हॉट से कोल्ड हो रहा होगा, कहीं पे कोल्ड से हॉट हो रहा है, ठीक है भाई, इसको ध्यान में रखना। एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं लास्ट, देखो यहां पे देख सकते हो क्लाइमेट चेंज का क्या मतलब है भाई, एक लॉन्ग टर्म में शिफ्ट, क्या चीज में, टेम्परेचर पैटर्न में, या फिर आप बोल सकते हो वेदर कंडीशन में। तो ये वेदर कंडीशन में जो शिफ्ट होता है, वेदर कंडीशन में जो ये चेंजेस है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, उसी को हम लोग बोलते हैं क्लाइमेट चेंज। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अच्छा ये जो हॉट, कोल्ड से जो हॉट हो रहा है, ये जो चेंज हो रहा है भाई, ये चेंज क्यों हो रहा है ना, एक सवाल है कि ये जो चेंज हो रहा है ना, ये क्यों हो रहा है। ये चेंज हो रहा है हम लोगों की वजह से, हम ह्यूमन बीइंग की वजह से। हमारा बहुत सारा ऐसा एक्टिविटीज होता है, जैसे हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ज्यादा अपने एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं। बहुत सारा एटमॉस्फेयर में बहुत सारा ग्रीन हाउस गैसेस हम लोग रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये टेम्परेचर में शिफ्ट हो रहा है, टेम्परेचर में चेंजेस हो रहा है, टेम्परेचर पैटर्न में चेंजेस हो रहा है। अब देख रहे हो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में किस तरह से कोल्ड से हॉट हो रहा है। ये क्यों हो रहा है, ड्यू टू हमारे वजह से। ह्यूमन बहुत सारा ऐसा एक्टिविटीज करता है जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। और ये क्या क्या एक्टिविटीज है, ये हम लोग यहाँ कॉजेज में पढ़ने वाले हैं कि ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, कोल्ड से हॉट की तरफ, ये आखिर क्यों हो रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है, क्या कॉजेज है, तो हम लोग ये पढ़ेंगे। आप खुद दिमाग लगाओ नहीं क्या कॉजेज है। हम लोग इतना सारा जो
फॉसिल फ्यूल्स जैसे कोल, ऑयल, नेचुरल गैसेस चलाते हैं, कोई भी एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं इंडस्ट्रीज में, तो उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड, या इसके अलावा और भी ग्रीन हाउसेस गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है। और ये जो ग्रीन हाउस गैस है ना, जैसे CO2, ये जब हमारे एटमॉस्फेयर में जाता है, एटमॉस्फेयर में जैसे ये हमारे जाता है ना, और वहां पे क्या करता है, ये हीट को ट्रैप कर लेता है। क्या करता है भाई, हीट को ट्रैप कर लेता है। सन से हीट आता है ना हमारे अर्थ पे, सन से जो हीट आता है उस हीट को ये जो ग्रीन हाउस गैसेस है ना, ये ट्रैप कर लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो अर्थ है इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। समझ रहे हो आप। देखो हम इंसान क्या करते हैं, फॉसिल फ्यूल ये सब जलाते हैं ना बहुत सारा, जिसकी वजह से ग्रीन हाउसेस गैस निकलता है। और ये ग्रीन हाउस गैस, ऐसे एग्जांपल ले लो CO2, ये क्या करता है, हीट को, अर्थ पे जो हीट है ना उसको ट्रैप कर लेता है। देखो वापस, जैसे मान लो कि हम लोगों पे ये अर्थ है, ये अर्थ है, इस पे हीट आगे पड़ेगा और ये रिफ्लेक्ट करना चाहिए, लेकिन क्या होता है, बहुत सारा हीट तो इसे रिफ्लेक्ट करता है, बहुत सारा हीट जो अंदर जाता है ना, ये CO2 इसके अंदर, से मान लो ये CO2 है, अंदर में CO2 क्या करता है ना, ऐसे ट्रैप कर लेता है। हीट अंदर गया, हीट अंदर गया और CO2 ट्रैप कर लेगा। जैसे इसके अंदर CO2 ट्रैप कर लेगा ना, तो हीट अब तो इसके अंदर रह जाएगा। जब हीट इसके अंदर रह जाएगा भाई, तो इसका जो टेम्परेचर वो बढ़ेगा ना, टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा बताओ, ऑब्वियसली बताए, ऑब्वियसली बढ़ेगा। तो यही हो रहा है, पहले इसका क्लाइमेट नॉर्मल था, लेकिन अब क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा टेम्परेचर इसका राइज हो जाएगा, तो क्लाइमेट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और ये क्लाइमेट चेंज कोई एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे ये प्रोसेस होगा। ये ग्रीन हाउस गैसेस धीरे धीरे हम लोग रिलीज करते हैं, ये धीरे धीरे प्रोसेस चल रहा है, आपको पता नहीं चलेगा, ये स्लो प्रोसेस है, पता नहीं चल रहा है, लेकिन ऐसा हो रहा है। हमारे इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा हम लोग जो यूज करते हैं ग्रीन हाउस गैसेस, और ये जो निकलता है, इससे देख रहे हो कितना बड़ा चेंजेस हो रहा है, हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है भाई, किसी को हम लोग को फिक्र नहीं है इसका। खैर पहला पॉइंट यही है, जब आप इसको पढ़ोगे अंदर में तो यही सब कुछ बातें लिखी हुई है। पहला काउजेस हम लोग पढ़ चुके हैं क्लाइमेट चेंज का, ग्रीन हाउस गैस इमिशन, है ना, इमिशन तो समझते हो ना, रिलीज। नेक्स्ट है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन आई होप सारे लोग समझ रहे हो। देखो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो हम लोगों को घर चाहिए रहने के लिए, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, शहरीकरण हो रहा है, एग्रीकल्चर, हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा एरिया चाहिए, पॉपुलेशन बढ़ेगा तो खाने के लिए एग्रीकल्चर तो करना पड़ेगा ना, उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, लैंड तो बचा नहीं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, मतलब फॉरेस्ट को क्लियर कर रहे हैं, फॉरेस्ट को क्या कर रहे हैं, कट डाउन कर रहे हैं। इसकी वजह से क्या होता है, अच्छा आप जानते हो ना, CO2 को ऑब्जर्व कौन करता है, फॉरेस्ट, मतलब प्लांट करता है। अब प्लांट ही नहीं रहेगा तो CO2 को ऑब्जर्व कौन करेगा, और इसको यदि कोई ऑब्जर्व नहीं करेगा तो ये क्या करेगा, जितना भी हीट है उसको ट्रैप करते जाएगा। ये जो CO2 है भाई, इसका अब मान लो प्लांट निकालेगा ही नहीं, प्लांट रहेगा ही नहीं, तो CO2 को कौन कौन ऑब्जर्व करेगा, है ना, जितना ज्यादा CO2 रहेगा टेम्परेचर हाई होते जाएगा, है ना। तो इसलिए डिफॉरेस्टेशन हम लोग को कम करना है, एफोरेस्टेशन ज्यादा से ज्यादा करना है, ताकि CO2 को, हमारा अर्थ पे जो CO2 है ना, उसको प्लांट ऑब्जर्व कर सके। नेक्स्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट अपना एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। देखो बहुत सारा एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के वजह से भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है। आप बोलोगे ऐसा क्या क्या है, देखो बहुत सारा, जैसे कि हम लोग करते हैं, जैसे कि लाइव स्टॉक का फार्मिंग करते हैं, बहुत सारा हम लोग जानवर को पालते हैं, राइस का कल्टीवेशन करते हैं, तो इसमें क्या होता है, मीथेन निकलता है। जैसे कि आप जानते हो मीथेन भी क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस होता है, और जैसे ग्रीन हाउस गैसेस निकलेगा तो वो क्या करेगा भाई, क्लाइमेट को चेंज करेगा। नेक्स्ट है अपना इंडस्ट्रियल प्रोसेस, है ना, इंडस्ट्रियल प्रोसेस। तो इंडस्ट्रियल प्रोसेस में भी क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस निकलता है, और ग्रीन हाउस, अच्छा देखो जब हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या फिर प्रोडक्शन करते हैं, कोई केमिकल का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तो उस केस में भी क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस का रिलीज होता है, प्रोडक्शन होता है। और ये जैसे ग्रीन हाउस गैसेस निकलेगा तो उसके बाद का प्रोसेस क्या है, कैसे क्लाइमेट चेंज होगा वो आपको पता है। उसके बाद लैंड यूज में भी चेंजेस हो रहा है। लैंड यूज में चेंजेस, जैसे कि आप जानते हो ना, जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है,
लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, मतलब लैंड डिटोरिएट कर रहा है। लैंड डिग्रेडेशन मतलब होता है लैंड डिटोरिएस, मतलब डिटोरिएशन ऑफ लैंड को हम लोग बोलते हैं लैंड डिग्रेडेशन। इससे क्या हो रहा है, हमारे क्लाइमेट पे भी इफेक्ट हो रहा है ना। लैंड यूज चेंजेस, मतलब कि आज मान लो ये अपने पास लैंड है और यहाँ पे कुछ दूर में लोग घर बना कर रखे थे, कुछ एरिया में लोग घर बना कर रखे हैं, कुछ एरिया में खेती कर रहे हैं, कुछ एरिया फॉरेस्ट है, लेकिन धीरे धीरे इसमें चेंजेस होना, उसी को हम बोलते हैं लैंड यूज चेंजेस। ऑल्ट्रेशन इन लैंड यूज सच एज, देखो जैसे कि लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, इससे क्या होगा, हमारे क्लाइमेट का जो पैटर्न है ना वो अफेक्ट हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे फॉरेस्ट ही नहीं रहेगा तो क्लाइमेट का जो हमारा पैटर्न वो अफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। तो यही चीज है यहाँ पे, और इससे क्या होगा, ये मान लो क्लाइमेट पैटर्न अपना खराब हो जाए तो क्लाइमेट चेंज होगा ना भाई। आई होप कॉजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज के पीछे का कॉज क्या है, सबसे मेन है भाई ग्रीन हाउस गैस का इमिशन। ग्रीन हाउस गैस का इमिशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लाइमेट चेंज के लिए। ग्लोबल वार्मिंग में भी ये सब हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। देखो यहां पे भी आप देखो, यहाँ पे कुछ इफेक्ट है यहाँ पे, जैसे कैसा हो सकता है, राइजिंग सी लेवल, ये आपको पता है, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकता है, बहुत सारा एनिमल्स खत्म हो जाएगा, है ना, फॉरेस्ट में आग लगने लगेगा, स्टॉर्म बहुत खराब स्ट्रॉन्ग आएगा, उसके बाद टेम्परेचर राइज होने लगेगा, इकोनॉमिकल लॉस होगा। ये सब तो आपको यहाँ पे मैंने दे दिया, बहुत अच्छा पिक्चर है, आप इसको देखना, रिवाइज कर रहे हैं, बहुत आसानी होगी इससे। चलो हम लोग देखते हैं, फिर यहाँ पे वही बात है, पॉइंटर आपको ध्यान रखना भाई, पॉइंटर ये जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, इफेक्ट पड़ रहा है हम लोग किसका, क्लाइमेट चेंज का। तो ये क्लाइमेट चेंज का जो इफेक्ट है इसमें आपको बस ध्यान क्या रखना है, राइजिंग टेम्परेचर। बाद बाकी तो इसे पॉइंट आपको लिख ही लेना है, आप तो लिख ही लोगे, है ना। यहाँ पे मैंने इसलिए इतना लिख दिया ताकि आपको जब पीडीएफ जाए उसको रिवाइज करना। चलो देखो इफेक्ट क्या होगा क्लाइमेट चेंज से। क्लाइमेट चेंज अभी आप अपने दिमाग में रिकॉल करो, क्लाइमेट चेंज क्या होता है, क्लाइमेट चेंज क्या होता है, रिकॉल करो। आप जब क्लाइमेट चेंज रिकॉल कर लो उसके बाद फिर आप ध्यान रखो क्लाइमेट चेंज, अच्छा पहले कोल्ड था अब क्या हो रहा है, हॉट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एक लंबे समय, 30 साल की मैं बात कर रहा हूँ, धीरे 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 क्लाइमेट चेंज होकर यहाँ पे हॉट हो रहा है। तो ये हो गया क्लाइमेट चेंज। अब इसके पीछे का कारण क्या क्या है, अपने दिमाग में ऐसे बैक एंड में सोचना है, 1 मिनट पॉज करके, अच्छा ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन, डिफॉरेस्टेशन, ऐसे करके सोचना है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ऐसे करके आपको पूरा ध्यान रखना है, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, ये वो लैंड यूज चेंजेस, ये सब जैसे आप पढ़े हो ना वहाँ पे, बस इसको ध्यान रखना है। अच्छा ये कॉजेस है। अब आपको पढ़ना है इफेक्ट क्या क्या होगा क्लाइमेट चेंज से, ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अब ये हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहला इफेक्ट क्या पड़ेगा, हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर है ना वो इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर, अर्थ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा भाई, इंक्रीज हो जाएगा। ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर आर इंक्रीजिंग। अब जब ग्लोबल अर्थ टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, ग्लोबली मतलब पूरा ग्लोब की बात कर रहा हूं मैं, ये पूरा अर्थ की बात कर रहा हूं। जब पूरा अर्थ पे टेम्परेचर मतलब इंक्रीज हो जाएगा तो इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा भाई, आप खुद सोच के देखो, पूरे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो चुका है, उसकी वजह हीट वेव चलेगा, वेदर जो पहले का था वो चेंज हो जाएगा, है ना, शिफ्टिंग ऑफ वेदर भी होगा, वेदर पैटर्न भी चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से हरिकेन आएगा, ड्रॉट आएगा, है ना, फ्लड आएगा, ड्रॉट आएगा, हरिकेन आएगा। ये सब क्यों हो पा रहा है, ये जो टेम्परेचर में इंक्रीजमेंट हो रहा है ना भाई, ये जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसकी वजह से हीट वेव आएगा, समझ रहे हो, वेदर का पैटर्न चेंज होगा। तो सबसे पहला इफेक्ट क्या पड़े हम लोग, क्लाइमेट चेंज से क्या इफेक्ट होगा, हमारा टेम्परेचर राइज करेगा। नेक्स्ट है सी लेवल राइज। सी लेवल तो समझते हो ना, ग्लेशियर मेल्ट होगा तो सी वाटर में पानी बढ़ेगा, सिंपल। और सी वाटर का लेवल यदि राइज होगा तो उससे क्या होगा, कोस्टल एरिया में इरोजन होने लगेगा। मतलब इरोजन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ अपर लेयर जो होगा, कोस्टल एरिया मतलब मान लो कि जैसे अपना इंडिया का ही ले लेते हैं, ये सब जो कोस्टल एरिया है, अब सी का लेवल बढ़ जाएगा तो यहाँ का जो लैंड है ये सब रिमूव होने लगेगा, समझ रहे हो। तो मतलब कोस्टल एरिया में
सी लेवल यदि राइज करेगा तो ये सब धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। आई होप ये सब आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट है चेंजेस इन प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन चेंजेस होने, रेनफॉल पैटर्न बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अभी इंडिया में ही ले लो ना, अभी जैसे मैं देख पा रहा हूँ आज हो गया जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज 24 जून है। मैं नॉर्थ इंडिया में रहता हूँ और यहाँ पे अभी तक मानसून नहीं आया। आप सोचो, अभी कायदे से प्रेसिपिटेशन होना चाहिए फर्स्ट वीक ऑफ जून में ही मानसून आ जाता है नॉर्थ इंडिया में भी। 6 जून को साउथ इंडिया से चलता है, मतलब वेस्टर्न ईस्टर्न घाट से, और अप्रोक्सीमेटली 20 तारीख तक पूरे इंडिया में पहुंच जाता है, लेकिन अभी तक नहीं आया है। तो ऐसा क्यों हो पा रहा है? क्लाइमेट चेंज की वजह से ये रेनफॉल पैटर्न पूरा चेंज हो जाता है। तो देख रहे हो क्लाइमेट चेंज का क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है कि प्रेसिपिटेशन का जो पैटर्न है ना वो चेंज हो जाएगा। अब जैसे प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, बारिश नहीं होगा, तो इससे क्या होगा? वाटर का स्केर्सिटी बढ़ जाएगा, है ना भाई? या फिर कुछ एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाएगा तो वहाँ पे फ्लड आ जाएगा। तो देख रहे हो पैटर्न चेंज क्यों हो पा रहा है? क्लाइमेट चेंज की वजह से ये पैटर्न चेंज हो जाएगा। जैसे अभी मैंने बताया कि कुछ एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाएगा तो वहाँ के जो लोग रहते थे जिस एरिया में, उनका हैबिटेट खत्म हो जाएगा। जिस एरिया में वो रहते थे उस एरिया से वो निकल के दूसरे एरिया में जाएंगे, मतलब इकोसिस्टम जो है वो भी डिसरप्शन हो जाएगा, इकोसिस्टम भी बैलेंस नहीं रहेगा, बायोडाइवर्सिटी का भी लॉस हो जाएगा। देख रहे हो क्लाइमेट चेंज से क्या इफेक्ट हो रहा है? या किसी एरिया में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ गया तो उस एरिया में जो लोग रहते हैं वो निकल के चले जाएंगे दूसरे जगह, तो उस एरिया का जो इकोसिस्टम है ना वो डिसबैलेंस हो जाएगा। मान लो बहुत सारा एनिमल्स, बहुत सारा ऑर्गेनिज्म रहता है किसी एरिया में, वहां बहुत ज्यादा ठंडी पड़ने लगेगा तो उस एरिया में वो सारा ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाएगा, चला जाएगा। देख रहे हो किस तरह से प्रॉब्लम हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से। नेक्स्ट है हमारे हेल्थ पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बताओ आप मुझे। बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा क्लाइमेट चेंज की वजह से। जैसे कि हम लोग को बहुत सारा बीमारी होने लगेगा, इससे लोगों का डेथ भी बहुत ज़्यादा होगा, है ना? एयर का क्वालिटी ख़राब हो जाएगा, हीट वेव चलेगा, इससे भी लोग का डेथ होगा। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन टू द क्लाइमेट चेंज। ये क्लाइमेट चेंज का भाई सॉल्यूशन क्या है? फिर सेम चीज़, सबसे पहला है मिटिगेशन। मतलब क्या करना पड़ेगा अपने को भाई? ग्रीन हाउस गैसेस का जो है ना इमिशन अपने को कम करना पड़ेगा। जो इतना सारा हम लोग रिलीज करते हैं ना ग्रीन हाउस गैसेस, इसको कम करना पड़ेगा। हम लोग को क्या करना चाहिए? ट्रांजिशन करना पड़ेगा। मतलब हम लोग को रिन्यूएबल एनर्जी यूज करना है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करना है, और एनर्जी एफिशिएंसी को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा। और हम लोग को सस्टेनेबल एग्रीकल्चर यूज करना पड़ेगा। मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज करो, इरिगेशन में जैसे हम लोग को तो ऑर्गेनिक फार्मिंग करो, जहाँ पे हम लोग इतना ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज करते हैं उसके जगह पे काउ डंग यूज करो, है ना? नेचुरल फर्टिलाइजर वो यूज करो। और हम लोग को बहुत ज़्यादा एफोरेस्टेशन करना चाहिए, डिफोरेस्टेशन नहीं। तो एफोरेस्टेशन को प्रमोट करना चाहिए, रिफॉरेस्टेशन करना चाहिए। इससे क्या होगा? क्लाइमेट चेंज कम होगा। समझ रहे हो आप? ये जो ग्रीन हाउस गैसेस है ना, इसका इमिशन को जितना कम से कम हम लोग कर सकते हैं कर सकते हैं। आप भी ये चीज़ दूसरे को बता सकते हो कि भाई क्लाइमेट चेंज कितना इम्पॉर्टेंट इशू है और इससे क्या इफेक्ट हो सकता है और इसको हम लोग कम कैसे कर सकते हैं। तो कम कैसे कर सकते हैं? ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन कम करके। नेक्स्ट है एडेप्टेशन। जो हम लोग मान लो कि घर बनाएंगे, न्यू बिल्डिंग्स बनाएंगे ना, हमको क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट होगा ना उसको ध्यान में रखते हुए उस हिसाब से बनाना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा होगा उसमें हम लोग को सब कुछ का ध्यान में रखना पड़ेगा, उस तरह से वेस्ट मैनेजमेंट को करना पड़ेगा उसमें। नेक्स्ट है कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन। इंटरनेशनल कोऑपरेशन का मतलब ये है कि ये जो क्लाइमेट चेंज है ना, मान लो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, इसमें सिर्फ क्या एक कंट्री कुछ कर सकती है? नहीं। इसमें क्या करना पड़ेगा? वेरियस कंट्रीज को आपस में आके पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, कोलैबोरेशन करना पड़ेगा, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इशूज करना पड़ेगा, पेरिस एग्रीमेंट जैसा कुछ एग्रीमेंट करना पड़ेगा। एक साथ सारे कंट्रीज को बैठ के बात करना चाहिए और इससे रिलेटेड कुछ कुछ लॉज बनाना चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि हम लोग अपने क्लाइमेट चेंज को थोड़ा सा कम कर सके। उसके बाद है सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन। सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग को क्या करना चाहिए? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहिए। अब मान लो 20 लोग हम लोग एक ऑफिस में काम करते हैं, 20 पीपल्स, और हर एक 20 पीपल्स अपने अपने कार जाते हैं,
तो सोचो एक कार में सिर्फ एक पर्सन आ रहा है और वो कितना ज्यादा पोल्यूशन करके आ रहा है। इसी तरह से 20 पीपल 20 कार से आ रहा है और वो 20 कार पोल्यूट करते हुए आ रहा है ना। और वहीं पे हम लोग 20 पीपल्स मिलके यदि एक बस से आते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आते हैं, तो सिर्फ एक बस पोल्यूशन कर रहा है। समझ रहे हो? तो इस तरह से हम लोगों को क्या करना चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना चाहिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज करना चाहिए, साइकिलिंग एंड वॉकिंग करना चाहिए। इससे क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर से जो इमिशन होता है ग्रीन हाउस गैसेस का, वो भी कम हो पाएगा। और हम लोग का नेक्स्ट है सर्कुलर इकोनॉमी, है ना। इसमें भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा भाई, हम लोग को रिसाइकलिंग पे ध्यान देना चाहिए, वेस्ट जो इतना सारा करते हैं उसको रिड्यूस करना है ना। और उसके बाद सस्टेनेबल प्रैक्टिस को बेसिकली हम लोग को सस्टेनेबल प्रैक्टिस को क्या बोलते हो आप, प्रमोट करना है ना। नेक्स्ट है लोगों के बीच में लोगों को अवेयर करना है, एजुकेशन देना है, उनको बताना है कि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट क्या है, हमारे लिए क्लाइमेट कितना इंपॉर्टेंट है। ये चीज गवर्नमेंट को, लोगों को, पब्लिक को ये चीज को अवेयर करना पड़ेगा। इन सब चीजों से लोगों को अवेयर करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा, एजुकेट करना पड़ेगा। समझ रहे हो? ये था कुछ सॉल्यूशन क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, है ना। अब नेक्स्ट है थोड़ा सा हम लोग कंक्लूजन पे बात करते हैं। देखो कंक्लूजन में आप ये कह सकते हो, हम लोग क्या, मान लो सिर्फ मैं अप्रोच करूंगा कि मुझे क्लाइमेट को चेंज करने से बचाना है, तो क्या मैं कर सकता हूँ अकेले? नहीं, अकेले ये चीज नहीं हो, कोई एक इंडिविजुअल सोच ले नहीं होगा। इसमें गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, है ना, बिजनेसमैन को, कम्युनिटीज को, इंडिविजुअल्स को, सारे लोगों को एक साथ काम करके एक साथ वर्क करना पड़ेगा। और जो इतना ज्यादा हम लोग ग्रीन हाउस गैस का जो इमिशन कर रहे हैं उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। रिड्यूस जब तक नहीं करेंगे और हम लोग को चेंजिंग कंडीशन को अडेप्ट करना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट सस्टेबिलिटी जो है हर एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में लाना पड़ेगा। सस्टेबल तरीके से हम लोग को डेवलपमेंट भी करना है। ठीक है, ये था कुछ कंक्लूजन और आई होप अब आपको समझ में आया हो। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियोस चाहिए आपको इन्वायरमेंटल, थोड़ा पूरा मैंने इन्वायरमेंटल लॉ को ख़त्म किया है। आप इस यूट्यूब पे जाओ, मेरे चैनल पे इन्वायरमेंटल लॉ प्लेलिस्ट को विजिट करो, यहाँ पे सारा वीडियोस अवेलेबल है। और इस पीडीएफ चाहिए, इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप इन टेलीग्राम पे जाके लॉयर प्रशांत को विजिट करो, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते किसी और नेक्स्ट वीडियो में।